हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम लोग स्प्रिंग बूट यूज करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक होगा, ये मेरा ट्यूटोरियल्स का फर्स्ट सेशन है। ये सेशन मीन्स ये जो ट्यूटोरियल से प्रोजेक्ट बनाने का, ये थोड़ा लंबा हो सकता है। अगर आपको सीखना है, रियल में सीखना है, तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। हम लोग CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, रजिस्टर पेज बनाने वाले हैं और लॉगिन पेज बनाने वाले हैं। उसके साथ साथ एक लाइव प्रोजेक्ट बनाएंगे। वन बाय वन हम लोग ये सब करने वाले हैं, ठीक है। इस प्रोजेक्ट को एक बार देखने के बाद, मीन्स अगर आपको ये प्रोजेक्ट बनाने आ जाता है तो आप कंपनी में 1 से 2 साल तक एम्प्लॉयज के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। और फ्रेशर के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही। तो आप इसे केयरफुल देखना। इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए मैं एसटीएस यूज करने जा रहा हूँ। एसटीएस एक टूल्स है, जैसे आपका एक्लिप्स टूल्स होता है वैसे ही एसटीएस टूल्स है। यहाँ पर मैं एसटीएस टूल्स इसलिए यूज करने जा रहा हूँ क्योंकि ये स्पेशल स्प्रिंग फ्रेमवर्क के लिए होता है। अगर आप स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट यूज करके कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो एसटीएस यूज होता है, क्योंकि अगर आपको स्प्रिंग फ्रेमवर्क का जो बेसिक जार्स चाहिए होता है ये ऑटोमेटिक दे देता है। हम लोग स्प्रिंग बूट यूज करने वाले हैं। आपको पता है कंपनी स्प्रिंग बूट पे ही काम कर रही है। स्प्रिंग से ज्यादा स्प्रिंग बूट यूज हो रहा है। इसके बहुत सारे रीजन है। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आप इसे केयरफुल सुनना। अगर आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट एंड व्हाई यूज स्प्रिंग बूट कंपेयर टू स्प्रिंग, तो आप आंसर क्या बताएंगे? पहला रीजन, स्प्रिंग बूट यूज करने से क्या होता है कि आपको जितने डिपेंडेंसी होती है वो आपको ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाती है। ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब जो बेसिक डिपेंडेंसी होती है वो ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। सेकंड रीजन, कि जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो उस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। आप कम समय में अच्छा प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड रीजन, कि जब आप डिपेंडेंसी ऐड करते हैं तो वहां पर वर्जन लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। मींस विदाउट वर्जन आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पर वर्जन लिखने की जरूरत नहीं होती है। फोर्थ रीजन क्या है कि जब आप वर्ड फाइल क्रिएट करते हो तो ये ऑटोमेटिक वर्ड फाइल क्रिएट करके दे देता है। मतलब स्प्रिंग में क्या होता था कि हमें वर्ड फाइल क्रिएट करना पड़ता था, बट स्प्रिंग बूट में ऐसा नहीं है, ऑटोमेटिक हो जाता है। फाइनली हम लोग बोल सकते हैं कि स्प्रिंग बूट यूज करने से क्या होता है बेनिफिट, कि मुझे जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, कॉन्फ़िगरेशन हो गया या फिर डिपेंडेंसी हो गया और जितने भी जार्स है ये ऑटोमेटिक मुझे डाउनलोड करके मिल जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि स्प्रिंग बूट यूज करने से हमें हमारा टाइम सेव होता है प्रोजेक्ट क्रिएट करने का। उसके बाद हाइबरनेट यूज करने वाले हैं, जेएसपी यूज करने वाले हैं पेजेस के लिए। अगर मैं मल्टीपल पेजेस बनाऊंगा उसके लिए हम लोग जेएसपी यूज करने वाले हैं। डेटाबेस के लिए मैं माइस्क्यूएल यूज करने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये मेरा एसटीएस टूल्स है। आप लोग को भी एसटीएस टूल्स और साथ में माइस्क्यूएल इंस्टॉल करना होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको फाइल पे जानी है, फाइल पे क्लिक करनी है, न्यू पे जानी है और यहाँ पर स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट पे क्रिएट करनी है। मैंने स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट पे क्लिक किया। ये थोड़ा टाइम लगेगा, एक फॉर्म क्रिएट होगा, देखो। अब यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट का नेम देने जा रहा हूँ। मैं प्रोजेक्ट का नेम देता हूँ फर्स्ट एप्लीकेशन। आपको जो देना दे सकते हो प्रोजेक्ट का नेम। मैंने प्रोजेक्ट का नेम दिया फर्स्ट एप्लीकेशन। जावा में 8 वर्जन यूज करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं पैकेज का नेम देता हूँ कॉम डॉट कुमार। यहाँ भी मैं कॉम डॉट कुमार कर देता हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट करूँगा। मुझे वेब एप्लीकेशन बनानी है, इसलिए मैं यहाँ पर वेब सिलेक्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखो वेब के नीचे स्प्रिंग वेब, मुझे स्प्रिंग वेब चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट करनी है और फिनिश कर देनी है। कुछ ही देर में आपका जितने भी डिपेंडेंसी है वो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा
और कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखो यहाँ पर मेरा डाउनलोड हो रहा है। तो ये ऑटोमेटिक जो भी कॉन्फ़िगरेशन है ये डाउनलोड हो रहा है और जितने भी डिपेंडेंसी और जार्स फाइल चाहिए वो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है। तो देखो मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है फाइनली। अब इस प्रोजेक्ट का मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ। सबसे पहले आपको src/main/java होता है। इसके अंदर में क्या होता है कि आप जितने भी जावा का कोड लिखना चाहते हो वो आप इसके अंदर में लिखोगे। इसके अंदर में एक क्लास क्रिएट होता है। उस क्लास का नेम है, देखो ये एक बाय डिफॉल्ट एक क्लास क्रिएट होता है जिसके अंदर में एक एनोटेशन होता है स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। अगर आप स्प्रिंग बूट यूज कर रहे हो एप्लीकेशन बनाने के लिए, तो ये जो क्लास है ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है किसी भी एप्लीकेशन का। अगर आपको इंटरव्यू में पूछेगा कि स्प्रिंग बूट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, आप ये बता सकते हो। ये जो है स्प्रिंग एप्लीकेशन डॉट रन, ये जो क्लास है ये आपका स्प्रिंग बूट का स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, मतलब कि कोड रन यहीं से स्टार्ट होती है, मतलब रन कोड यहीं से होता है। उसके बाद ये सोर्स फाइल एक होती है मेन रिसोर्स। इसके अंदर में 3 फाइल होगा, स्टैटिक टेम्पलेट एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी। इस एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी के अंदर में हम लोग डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। जो भी कोड कॉन्फ़िगरेशन का होता है हम इसी के अंदर में लिखते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको कॉन्फ़िगर करके दिखा देता हूँ। पहले मुझे इसको कॉन्फ़िगर करनी है, सर्वर को कॉन्फ़िगर करनी है। तो मैं इस प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करूंगा, प्रॉपर्टी पे जानी है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट फैक्ट पे जानी है और यहाँ पे देखो ये जो क्लिक किया हुआ बाय डिफॉल्ट यहाँ से आपको डिसेबल करनी है और ये डायनेमिक वेब मॉड्यूल पे क्लिक करनी है। यहाँ पर डायनेमिक वेब मॉड्यूल चाहिए मुझे, फिर जावा चाहिए, ये जावा, ये दोनों पे आपको क्लिक करनी है। उसके बाद आपको अप्लाई करनी है और अप्लाई एंड क्लोज करनी है। अब मैं एक बार और इसका सर्वर चेक कर लेता हूँ। तो फिर मैं प्रॉपर्टी में जाऊंगा, यहाँ पर टारगेट रन टाइम में जाऊंगा और यहाँ पर शो सर्वर, देखो मेरा ये 2 आ चुका है। ठीक है, इसको अप्लाई करूंगा और फिनिश करूंगा। अब देखो यहाँ पर मैं इसके अंदर में कुछ लिख देता हूँ, एसओपी में मैं कुछ प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ सक्सेसफुल रन माय एप्स। इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करूंगा, ये मेवेन को मैं अपडेट कर दूंगा। ये जो मेरा मेवेन है इस मेवेन को मैं अपडेट कर दूंगा, अपडेट प्रोजेक्ट, मैं ओके कर दूंगा। ये मेरा मेवेन अपडेट हो रहा है। जैसे ही मेरा मेवेन अपडेट हो जाएगा मैं इसे रन करूंगा। यहाँ पर देखो रेड दिख रहा है, मतलब ये एरर नहीं है, आप ध्यान देना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये पोम में देखो एक यहाँ पर एक फॉर्म फाइल होती है, ये जो फॉर्म फाइल है देखो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक डिपेंडेंसी ऐड हो चुका है। जितने भी डिपेंडेंसी था ऑटोमेटिक आ चुका है, बेसिक डिपेंडेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पोम फाइल है इसका कोई इश्यूज नहीं है। अगर फिर भी इसको एरर को रिमूव करना चाहे तो वो भी मैं बता दूंगा, फिर भी इसका कोई इशू नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्रोजेक्ट को मैं रन कर रहा हूँ। मैं रन एज पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर स्प्रिंग बूट एप्स पे क्लिक करूंगा। मेरा प्रोजेक्ट रन हो रहा है। अब देखो मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रन हो चुका है। देखो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने में मुझे कोई भी एरर नहीं आया। देखो सक्सेसफुल रन माय एप्स, इसका मतलब ये हुआ कि आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल बिल्ड हो चुका है। इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने में कोई एरर नहीं है। आई होप कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ चुका होगा। अब मैं इसके आगे बताने जा रहा हूँ। इसके आगे आप केयरफुल ध्यान से देखना, क्योंकि मैं जितने भी एनोटेशन बताऊंगा ये आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा src मेन स्लैश जावा है इसके अंदर में ये जो मेरा बाय डिफॉल्ट पैकेज मिला था com.kumar, जब मैं क्रिएट किया था उस टाइम में, इसके अंदर में मैं एक पैकेज क्रिएट करूंगा कंट्रोलर नाम का।
मैं एक पैकेज बना रहा हूँ कंट्रोलर से, com.kumar.controller। उसके बाद मैं फिनिश कर दिया। अब ये जो मेरा पैकेज बना है com.kumar.controller, इस पे मैं राइट क्लिक करूंगा, न्यू पे जाऊंगा और ये मैं क्लास बनाऊंगा। क्लास पे क्लिक किया। इस क्लास का नेम आपको जो देना दे सकते हो। मैं इसको दूंगा फर्स्ट कंट्रोलर। मैंने इसका नेम दिया फर्स्ट कंट्रोलर। उसके बाद फिनिश किया। ये मेरा कंट्रोलर बन चुका है। अब इसके अंदर में कोडिंग करनी है। अब यहाँ पर आप पूछोगे कंट्रोलर क्यों हम लोग यूज करने जा रहे हैं। अब देखो, मान लो कि मैं ये जो मेरा यूआरएल है, अब मान लो कि इस यूआरएल पे स्लैश देकर मैंने लॉगिन नाम का एक पेज पे जाना चाहता हूँ, तो मैं इस पे इंटर करूंगा तो यहाँ पर व्हाइट व्हाइट लेवल आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप इस लिंक पे क्लिक कर रहे हो, यूआरएल पे क्लिक कर रहे हो, तो मुझे एक कंट्रोलर के पास जाना चाहिए और एक पर्टिकुलर मेथड्स को कॉल करना चाहिए। ठीक है, तो इस लॉगिन नाम का एक मेथड्स पे मैं बनाऊंगा कंट्रोलर के अंदर में। तो इसके लिए मैं एक कंट्रोलर बना दिया। अब इस कंट्रोलर को कैसे समझ में आएगा कि ये कंट्रोलर है, तो इस कंट्रोलर को समझने के लिए एक एनोटेशन होती है, उसका नेम है कंट्रोलर का यूज क्या है, ध्यान देना। कंट्रोलर इज टू रिप्रेजेंट क्लास नेम। मीन्स इस कंट्रोलर बताता है कि आप ये क्लास यूज कर रहे हो, फर्स्ट कंट्रोलर क्लास यूज कर रहे हो। ठीक है, बेसिकली कंट्रोलर अप्लाई ऑन क्लास, ये रिप्रेजेंट करता है क्लास नेम। ठीक है, अब मैं इसके अंदर में एक मेथड यूज करने जा रहा हूँ। मैंने एक मेथड लिया, पब्लिक स्ट्रिंग लॉगिन नाम का एक मेथड लेता हूँ मैं। अब इसके अंदर में सिंपल मैं एक कुछ वैल्यू रिटर्न कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेलकम टू माय फर्स्ट एप्लीकेशन। अब देखो, ये जो मैंने लॉगिन नेम का मेथड लिखा, जैसे ही मैं इस यूआरएल पे क्लिक करूंगा तो कैसे समझ में आएगा कि मुझे उसी पर्टिकुलर मेथड्स को कॉल करनी है। तो उसके लिए पहले एक मैपिंग के लिए यहाँ पर एनोटेशन यूज करूंगा। उस एनोटेशन का नेम है @request मैपिंग। इस रिक्वेस्ट मैपिंग का यूज क्या है समझना। @request मैपिंग यूज टू मैप यूआरएल विद मेथड। मीन्स रिक्वेस्ट मैपिंग एनोटेशन का यूज होता है कि आप जो यूआरएल पास कर रहे हो उस यूआरएल और इस मेथड के बीच में मैपिंग करना होता है। मेरा यूआरएल क्या है, देखो यहाँ पर यूआरएल इस लॉगिन, जैसे इस पे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे इस मेथड्स को कॉल करना चाहिए, लॉगिन मेथड्स को, और इसके अंदर में जो है वो प्रिंट होनी चाहिए। इसके लिए मैंने रिक्वेस्ट मैपिंग यूज किया। तो रिक्वेस्ट मैपिंग का यूज क्या होता है, मैप रिक्वेस्ट विथ मेथड। मीन्स मैपिंग URL with method, बेसिकली रिक्वेस्ट मैपिंग अप्लाई ऑन मेथड। यहाँ पर मैं डबल कोड लिखूंगा और स्लैश लॉगिन। ये लॉगिन आपका ये सेम होनी चाहिए, यहाँ पर जो URL ये है लॉगिन, ये आपका सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा। ठीक है, अब इसको मैं सेव करूंगा। अब इसको रन करके मैं क्लिक करूंगा तो आउटपुट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं पास क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर कोई पेजेस पास करता, जैसे HTML या JSP का पेजेस, तो रिक्वेस्ट मैपिंग से आ जाता। लेकिन मैं यहाँ पर रिटर्न क्या कर रहा हूँ, एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा हूँ। तो इस स्ट्रिंग को रिटर्न करने के लिए मुझे एक यहाँ पर एनोटेशन लिखना पड़ता है। सबसे पहले मैं इसको दिखा देता हूँ। अगर मान लो कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मेरा एरर आ रही है, आउटपुट नहीं आ रही है, मतलब कि मुझे ये मैं क्या रिटर्न कर रहा हूँ, स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक एनोटेशन होती है @response body। @response body एनोटेशन का यूज क्या है, @response body यूज टू रिटर्न स्ट्रिंग। मीन्स अगर आप कोई स्ट्रिंग रिटर्न करना चाहते हो तो आपको @response body एनोटेशन यूज करना होता है। ये बेसिकली यूज होता है स्ट्रिंग को रिटर्न करने के लिए। अब इसको मैंने सेव किया।
अब इसको रिलॉन्च कर देता हूँ मैं, रिलॉन्च एक बार कर दिया। अब देखो मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रन हो चुका है। अब मैं यूआरएल पे जाता हूँ, यहाँ पर देखो मैं यूआरएल पे जाता हूँ, हिट करता हूँ। अब देखो मेरा आउटपुट आ चुका है, वेलकम टू माय फर्स्ट एप्लीकेशन। मीन्स मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल क्रिएट हो चुका है और मेरा सिंपल सा एक कंट्रोलर काम कर रहा है। यहाँ तक मैंने जो भी बताया, आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा। इस ट्यूटोरियल्स में इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में, हम लोग वन बाय वन देखने वाले हैं। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट सेशन था। हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। उस सेशन में हम लोग आगे इसके आगे का इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं। थैंक यू, बाय बाय।